हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए गणित। और जो विज्ञान का सिलेबस केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स का एक जैसा है, तो उसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 16 आप देखिएगा, गणित का सिलेबस उठाकर देखना और विज्ञान का। तो यूनिट 16 से आपके केमिस्ट्री के टॉपिक दिए गए हैं, तो यही हम आज से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डीप में सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि जब मेन सब्जेक्ट अकेला आना होता है तो बहुत ही डीप में आपको पूरा कंटेंट कवर करना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर क्रमांक फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम लोग आपके केमिस्ट्री का बेसिक परिचय देखेंगे और फिर जो आपके सारे टॉपिक दिए गए हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी के साथ जो अदर ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, चाहे एमपी बोर्ड की पुरानी बुक्स हो, उनका डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट क्रमांक 16 में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है पदार्थ की अवस्थाएं एवं ऊष्मा गतिकी। तो इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये क्लास हमारी फर्स्ट रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं और उनके गुण यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रसायन विज्ञान का हम लोग परिचय देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट आया क्यों और उसमें हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है और उस सब्जेक्ट के बारे में किसने कब डिस्कवरी, कौन सी खोज कब किसने की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी होती हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक परिचय देख लेते हैं और ये आपकी क्लास कंटिन्यू तब रहेंगी जब आप इसके बाद में हमें रिस्पॉन्स देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप क्लास यदि कंटिन्यू रखना चाहते हैं तभी हम इसको डेली आपके साथ में साझा करेंगे, अन्यथा में आप ये डेमो क्लास मान करके चलिए। ठीक है, तो देखिए, रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, और ये मैथ और साइंस दोनों के अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल सेम ही रहेगी और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विज्ञान के बारे में देख लेते, क्योंकि चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान हो, ये सब किसकी शाखाएं होती हैं? विज्ञान की। विज्ञान से ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हम विज्ञान ही देख लेते हैं। जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। किससे हुई है? सिंटिया। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रख लेनी, कभी कभी यही छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं और हमारे गलत भी हो जाते हैं। तो किस भाषा के? एक तो ये याद रखिए, लैटिन भाषा के। और कौन से शब्द से? तो सिंटिया से। और इसका अर्थ क्या होता है? तो नॉलेज यानी ज्ञान और जानना, अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज ही क्या कहलाता? हमारा साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई, जो कि लैटिन भाषा का है, अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, अब देखिए, विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती। मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं विज्ञान की? दो शाखाएं हैं। एक तो प्राकृतिक विज्ञान अर्थात नेचुरल साइंस, और भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस। अब जो प्राकृतिक विज्ञान है, पुनः से इनको दो दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहीं से पता लगेगा कि रसायन विज्ञान का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग हैं, एक तो वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के यदि जनक पूछता है तो थियोफ्रेस्टस हैं, और जंतु विज्ञान या जो जीव विज्ञान होता है उसके जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक हमारे अरस्तु महोदय हैं। तो ये तो प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएँ हो गई। इसी तरीके से जो फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, इसकी भी दो शाखाएँ हैं। तो पहली है आपकी भौतिक विज्ञान या दूसरी है रसायन विज्ञान। भौतिकी जिसे फिजिक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहेंगे। तो रसायन विज्ञान की यदि जनक पूछता है तो वो कौन है? आपके लेवासिए हैं। कौन है? लेवासियर या लेवासिए कहीं कहीं मिलता है। तो ये रसायन विज्ञान के आपके जनक माने जाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सा परिचय विज्ञान का। विज्ञान की दो शाखाएं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका अर्थ क्या है। दो शाखाएं कौन कौन सी? प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। ये भौतिकीय विज्ञान है, ठीक है, फिजिकल साइंस, और ये भौतिकी है, थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए, रसायन विज्ञान का इतिहास हम लोग जानेंगे।
तो जो जिस तरीके से हमने विज्ञान पढ़ा कि विज्ञान शब्द सिंटिया से आया हुआ, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है, ज्ञान को जानना। अब यहाँ जो रसायन विज्ञान है इसको देखेंगे तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अब रसायन विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन होगा ये हमें देखना है। तो इसमें जो मैटर होता है उसके गुणों का संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि रसायन विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन होगा, तो पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का। तो यहाँ पर जब भी कभी केमिस्ट्री की बात आती, रसायन विज्ञान की बात आती है, तो सबसे जो पहला टॉपिक होता है वो हमारा मैटर ही होता है, पदार्थ ही होता है। फिर आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती, पदार्थ किससे मिलकर बने होते, परमाणु अणु क्या कहलाते हैं, फिर जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु के विभिन्न जो मॉडल आए वो किस किस विद्वानों ने दिए हैं, इसके बाद हमारे तत्व क्या होते, यौगिक क्या होते, मिश्रण क्या होते, फिर पूरी आवर्त सारणी आपको पढ़नी है। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, रसायन विज्ञान में, ठीक है। तो ये तो हो गई रसायन विज्ञान जिसमें जिस चीज़ का अध्ययन होता है। अब केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, मिस्र देश में हुआ है। और प्राचीन मिस्र, अरब, चीन और भारतवासियों को रसायन विज्ञान का उत्कृष्ट ज्ञान था पहले से ही। जो यहाँ पर आप देख रहे, प्राचीन मिस्रवासी, अरब, चीन और भारतवासियों को इसके बारे में उत्कृष्ट ज्ञान था। मिस्रवासियों ने रंग का निर्माण, धातु निष्कर्षण, औषधियाँ बनाने तथा वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए हजारों वर्ष पूर्व ही प्रगति कर ली थी। इन कामों को मिस्र में केमिया कहा जाता है। इन्हीं सब कामों को क्या कहते हैं, मिस्र में केमिया कहते हैं। और रसायन विज्ञान जैसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से ही हुई है। किससे हुई है, तो कीमिया से हुई है और इसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। क्या कहते हैं, केमी कहते हैं। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था, केमी टेकिंग, ठीक है। तो याद रखिए इसको, जो रसायन विज्ञान है अंग्रेजी में से केमिस्ट्री कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। और मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, ठीक है। तो प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान का अध्ययन था उसको केमी टेकिंग कहा जाता था। अब देखिए लेवासिए जो हैं उनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ आपके केमिस्ट्री कौन है, लेवासिए, लेवासियर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे केमिस्ट्री और विज्ञान का थोड़ा सा बेसिक परिचय। अब यहाँ से हम जो हमारा मेन टॉपिक है पदार्थ, उसको डिस्कस आपके साथ में करेंगे। तो पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। यदि आपने पात्रता परीक्षा दे रखी है तो आपने पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो और ज़्यादा डिटेल से हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं आपके। तो सबसे पहले जो पदार्थ है, जो मैटर है, प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है, कण से, पार्टिकल से बना होता है। और जो कण होते हैं वो सबसे छोटी इकाई माने जाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को निर्मित करने की, ठीक है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई जैसे हमारी क्या होती है, कोशिका होती है, उसी तरीके से प्रत्येक पदार्थ का निर्माण कण से होता है और कण सबसे छोटी इकाई माने जाते हैं और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रत्येक कण होता है, चाहे वो कण ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो या चाहे गैस अवस्था में हो, प्रत्येक कण गति दर्शाते हैं, ठीक है, चाहे उनकी स्टेज कोई भी रहे। अब देखिए कण किस चीज़ की बनी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि जो कण है वो सबसे छोटी इकाई है जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारे मैटर का निर्माण कर रहे हैं। अब प्रत्येक कण गति भी दर्शा रहे हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं कि जो कण है वो फिर किस चीज़ के बने हैं और ये गति क्यों कर रहे हैं, इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। तो देखिए जो कण है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते, किससे, परमाणु से मिलकर बने हैं। और परमाणुओं के जो अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कणों को गति प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसी कारण से जो कण होते वो गतिशील होते हैं। सबसे पहले किसने बताया कि कण जो है वो गति करते हैं, तो आपने ब्राउनी गति पढ़ी होगी। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले बताया कि कण गति करते हैं और 1827 में इन्होंने खोज करी थी ब्राउनी गति की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका बेसिक सा परिचय
पूछा है कि जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं। अब हम थोड़ा सा एक एक करके चीज़ों को आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्य की बात करते हैं हम लोग। तो द्रव्य क्या है, यहाँ द्रव की बात नहीं कर रहे, द्रव अर्थात तरल की बात नहीं कर रहा, यहाँ द्रव्य, द्रव्य जिसे हम पदार्थ ही कहते हैं, पदार्थ का दूसरा नाम ही क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है, वह सामग्री है जो स्थान ग्रहण करे। संसार में कोई भी वस्तु है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जो कोई स्थान घेरता है, जिसकी अपनी मतलब स्थान घेरने की क्षमता होती है, या फिर जिसमें कई गुण होते हैं, जैसे इसमें क्या बोलते हैं उसको जिसमें आकर्षण का गुण हो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो सब क्या कहलाते, पदार्थ। ठीक है। अब जैसे एक कोई रूम है, मान के चलिए एक कमरा है और इसके अंदर एक छोटा सा एक बॉक्स रखा है, तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है। हम क्या है, एक मनुष्य क्या है, पदार्थ ही है। जो थोड़ा बहुत भी स्थान ग्रहण करता है, आकर्षण का जिसमें गुण पाया जाता है, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती। तो द्रव्य देखिए, वह सामग्री जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो। जड़ता का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु है, उस पर हम बाहरी बल लगाते हैं तो वो खिसक जाती है, और पुनः हटा दें तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जो विभाजित किया जा सके, तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें। यहाँ तक कि जो वायु है वो भी क्या है, एक पदार्थ है, भले ही नहीं दिखाई दे रही। ठीक है। तो ये द्रव्य की बात करें या पदार्थ, ये एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए मैटर या पदार्थ क्या है, तो द्रव्य के विभिन्न प्रकार को ही हम क्या कह देते, पदार्थ कह देते हैं। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है। जैसे कह दिया कागज, तो ये भी एक पदार्थ है। लकड़ी, मिट्टी, मतलब इसमें निश्चित संगठन रहेगा। जैसे कागज है तो कागज किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना, जो कि एक निश्चित अनुपात में है। लोहा, मोम, दूध, वायु, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना, ईटीसी। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और आकर्षण का गुण रखते हैं, जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तो हो गया पदार्थ। अब आप समझ गए होंगे पदार्थ क्या है। इस भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे, जिनका केवल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, आपकी पदार्थ हैं। अब वस्तुएं क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट। तो एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को हम वस्तु कहेंगे। ठीक है। तो मिश्रण आप समझते हैं, जिसमें कई चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है। और पदार्थ, तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ भी कह सकते हैं, या एक से अधिक पदार्थों या मिश्रण से बनने वाले कोई विशेष गुण, जिसका अपना एक गुण हो। ठीक है। जैसे पुस्तक पढ़ने के काम में आएगी, पेंसिल लिखने के काम में आएगी, तो इसका अपना एक विशेष गुण। कमीज पहनने के काम में आएगी, गिलास पानी पीने के काम में आएगा। ठीक है। तो जिसका अपना एक विशेष गुण होता है, वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। तो संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात पदार्थों से ही बनी हुई होती हैं। अब देखिए पदार्थ के अवयवी तत्व, मतलब जो पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो वो हैं अणु और परमाणु। अब देखिए भारत के एक महान ऋषि हुए कणाद, इनके अनुसार सभी पदार्थ जो हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, अर्थात पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिसे हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं। अब हम पदार्थों का यहाँ पर वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो पदार्थ है, इनका जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। ठीक है। फिजिकल आधार पर और आपके केमिकल आधार पर। ठीक। तो देखिए जो है पदार्थ जो है वो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते, ठोस, द्रव और गैस। मतलब जो टेक्निकली अवस्थाएं होती हैं हमारी, वो तीन ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर जो चौथी और पांचवी अवस्था बताई जाती है, जैसे आपकी एक प्लाज्मा अवस्था होती, जिसे चौथी अवस्था कह देते हैं, और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होती, जो पांचवी अवस्था है। लेकिन मुख्य रूप से यदि पूछता है तकनीकी आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो तीन ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर रासायनिक आधार पर जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में आपका तो मिश्रण आ जाएगा। अभी हम क्लियर करेंगे कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। तो देखिए एक बार हम इसका वर्गीकरण अच्छे से समझ लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व और यौगिक आ जाते हैं। शुद्ध का मतलब है कि जिसमें कोई भी अन्य पदार्थ मिलाया नहीं गया है, निश्चित अनुपात में ही चीज़ों को रखा गया है, वो शुद्ध होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तत्व होते हैं, अब पूछेगा तत्व कैसे पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ हैं या अशुद्ध हैं, या फिर यौगिक कैसे पदार्थ है, शुद्ध हैं या अशुद्ध, तो ये शुद्ध होते हैं। जबकि अशुद्ध होता है मिश्रण, इसमें भी आपका समांग मिश्रण होता है और विषमांग मिश्रण होता है।
अब फिर से जो तत्व हैं वो दो प्रकार के होते, धात्विक अधात्विक तत्व। यौगिक भी दो प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पर हम आपका एक बात क्लियर कर दें कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व जैसे आपने पेरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, जिसमें जितने भी तत्व वो सब जितने भी आप उसमें देखते हैं वो सब के सब क्या है, तत्व है। मतलब जिनमें कोई किसी अन्य चीज़ को हम मिला नहीं सकते और ना ही उससे पृथक कर सकते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। और यौगिक क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक निश्चित अनुपात में जब कोई यौगिक बनाते हैं उसी को हम यौगिक कहते हैं। और अशुद्ध का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं और अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वो क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे हमने कह दिया जल, जैसे हमने कह दिया सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, ठीक है। इसमें और किसी चीज़ का ना तो मिलावट है, ना ही इससे हम कुछ अलग कर रहे हैं। लेकिन जल जैसे H2 ये क्या है, यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, मतलब अनुपात कितना है, निश्चित है, 2:1 के अनुपात में है, तो ये यौगिक हो गया। और जैसे हमने कह दिया वायु, वायु क्या है, वायु आपका मिश्रण है। अब वायु मिश्रण कैसे है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होंगी, कई तो आपकी गैसें इसमें शामिल होंगी और कई धूल के कण इसमें मौजूद होंगे, तो जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वो मिश्रण कहलाता है। अब यहाँ मिश्रण भी दो प्रकार का होगा, समांग और विषमांग मिश्रण। समांग का मतलब जिसमें जो भी चीज़ हम जैसे मिलाते हैं और जो पूर्ण रूप से घुल जाती है वो समांग। जैसे हमने जल में नमक को मिलाया तो वो कैसा मिश्रण हो गया, समांग, मतलब एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाना। और विषमांग मतलब जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल नहीं पाते हैं। जैसे हमने कह दिया जल में कंकड़ पत्थर मिला देना या कंकड़ पत्थर घोलना, तो ये कैसा मिश्रण है, ये मिल नहीं रहा, मतलब विषमांग मिश्रण है, ठीक है। अब जब हम इनको अलग से पढ़ेंगे तत्व यौगिक मिश्रण को, तो वहाँ पर और अच्छी तरीके से चीज़ों को बताएंगे। आई होप आपको इतना चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो एक एक करके इनसे क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं, तो इन्हीं को हम आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई सारी वस्तुएं, कई जीवित वस्तुएं होती हैं, कई निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है, जो हम पढ़ चुके हैं। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर है, बादल, तारे, पौधे, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक भी कण, सभी ये सब क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। इनका अपना अस्तित्व है, ये द्रव्यमान है, इनका ये स्थान ग्रहण कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, सब पदार्थ हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर जितनी भी वस्तुओं को हमने देखा, इन सभी का क्या है, अपना द्रव्यमान है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही हैं, ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य को अपने आसपास को समझाने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों में पदार्थ को 5 मूल तत्वों में, मतलब जिन्हें कहा कि पंच तत्व, मतलब इन्होंने बताया कि ये 5 तत्व ही हैं जिनसे सारा संसार बसा पड़ा है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंचतत्व से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हों या निर्जीव हों। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो पदार्थ का सबसे पहले भौतिक स्वरूप देखेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ के कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद रखना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से, कणों से, जो कि आपको बताया कि कण क्या होते, कण में गति होती है, गति आती कहाँ से है, सारी चीज़ें। तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। पहली विचारधारा थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं और दूसरी विचारधारा थी कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। इन दोनों विचारधाराओं में सर्वमान्य विचारधारा है कि पदार्थ किससे बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं, और ये आज भी बिल्कुल बात साबित है और इसका अध्ययन हम करते आ रहे हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। चाहे पदार्थ ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, ये जल का एक गिलास रखा हुआ है और इसमें जैसे हम नमक घोलेंगे, क्या घोल दिया, नमक या चीनी घोल दी, तो क्या जल का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जल रखा हुआ है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और इसके बीच में भले ही ये जल के अणु हैं लेकिन कुछ ना कुछ रिक्त स्थान तो रहता ही है। और जब हम 1 चम्मच इसमें नमक घोलेंगे तो ये जल का स्तर नहीं बढ़ेगा, ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। मतलब
क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे यहीं पर हम ये बात कर दें कि ये जल का एक गिलास रखा हुआ है और इसमें हम कुछ मिट्टी घोल दें या कंकड़ पत्थर डाल दें, तो क्या जल का स्तर बढ़ेगा? तो फिर बढ़ेगा, क्योंकि वो उसकी आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं, ये भी आपको बताया। ये गति आई कहाँ से है? सबसे पहले किसने बताया कि जो कण हैं वो गति करते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पदार्थ के कणों की हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। तो आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को दो मुख्य रूपों में विभाजित किया गया। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। तीनों 3 प्रकार हैं, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, तो भौतिक रूप में ठोस, द्रव, गैस। और यही हमारे डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं या कितनी स्टेजेस हैं, तो 3 स्टेज हैं, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से यही है। फिर चौथी और 5वीं अवस्था जो है वो अलग से हम आपको बताएंगे कि क्या इनमें अंतर है और क्यों ये चौथी बन गई और क्यों ये 5वीं अवस्था बन गई। ठीक है, और रासायनिक संगठन के आधार पर भी जो आपके पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, तत्व, यौगिक और मिश्रण। थोड़ा बहुत तो आप यहाँ समझ चुके होंगे। अब देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांट दिया, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस। ठीक है, दूसरे शब्दों में पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उस पर ये निर्भर करती है। अब देखिए सबसे पहले हम ठोस अवस्था को पढ़ेंगे, जो सॉलिड होती है। तो ठोस अवस्था, भले ही ठोस, जो ठोस का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में बहुत कम अंतर हो। जैसे ये कोई आपका एक ठोस पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है इतना, ठीक है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सटे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? आपके ठोस हो गए। क्या हो गए? ठोस हो गए। मतलब इनके बीच में जो गैप है वो ना के बराबर है, बिल्कुल कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ठोस क्या होते? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं। मतलब इनसे एक निश्चित आकृति भी बनाई जा सकती है और इसका आयतन भी कैसा है? निश्चित है। मतलब दोनों चीज़ें कैसी हैं? बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती? ठोस अवस्था। जैसे हमने कह दिया पेन, किताब, ईंट, कुर्सी, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आकृति को आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठोस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब पदार्थ के अणु परस्पर आकर्षण बल, पृथक्कारी बल से सबल होता है तो वह ठोस अवस्था में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आकर्षण का मतलब खींचने वाला बल, एक दूसरे से सटे हुए हैं, और पृथक्करण का मतलब जो एक दूसरे को दूर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा बल? ठोसों में कौन सा बल ज़्यादा सबल रहेगा? सबल का मतलब है अधिक रहेगा, तो वो आकर्षण बल है। ठीक है, तो वो किस अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के अणु घने रूप में संकुलित एक दूसरे से बिल्कुल समीप होते हैं तथा उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। इन्हीं स्थितियों के इर्द गिर्द ये सिर्फ अपने अंतर आणविक अंतराल में ही कंपन करते हैं, जब तक उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता। भले ही ये आपके ठोस हैं, फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है और इसी कारण जो कण, जिन कणों से ये मिलकर बने हैं, वो गति कर रहे होते हैं। अब देखिए इसी कारण से ठोस पदार्थों के आकार और आयतन निश्चित हैं, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है पृथक्कारी बल की अपेक्षा। ठोस के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इसी कारण इनमें जो डेंसिटी है वो अधिक रहेगी। घनत्व कैसा होगा इनका? इनमें घनत्व अधिक रहेगा। और असंपीड़ता, संपीड़ता नगण्य यानी दबने का गुण। संपीड़ता का मतलब क्या होता है? सबसे कम इन्हीं में पाई जाती है। ठीक है, मतलब इनमें दबने का गुण नहीं होता। ठोस जैसे पत्थर कह दें तो क्या आप उसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। ठीक है, तो ये हुई एक बात। अब देखिए ठोसों में जो विसरण, विसरण का मतलब होता गमन करने का गुण भी कम होता, क्योंकि ये आकार में कैसे होते हैं? जटिल होते हैं, तो इनमें विसरण का गुण कम होता है और घनत्व इनका सबसे अधिक होता है। तो ये याद रखना है ठोस, द्रव और गैस में कि किसका घनत्व सबसे अधिक है, किसमें संपीड़ता जो है सबसे कम पाई जाएगी, किसमें जो गमन करने का गुण या बहने का जो गुण है वो सबसे कम होगा। तो बहने का गुण ठोसों में सबसे कम होगा, ठोसों से अधिक होगा आपके द्रव में, और द्रव से सबसे अधिक जो बहने का गुण होगा वो गैसों में। तो ये अंतर भी याद रखिए तीनों में। सबसे आकार और आयतन किसके निश्चित होते हैं? ठोसों के। आकर्षण बल सबसे अधिक किसका होता है? तो ठोसों का होता है। सबसे अधिक जो आपका यहाँ पर बात करें
घनत्व किसका होता है, तो घनत्व सबसे अधिक डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है, ठोसों की होती है। सबसे कम संपीड़ता किसकी होती है, तो दो चीज़ें इसमें सबसे कम रहेंगी, ठीक है। अब द्रव अवस्था होगी, तो द्रव अवस्था जो भी चीज़ होगी वो ठोसों से इसमें कम रहेगी और गैसों से ज़्यादा रहेगी। तो द्रव क्या होता है, मान के चलिए ये एक गिलास है, इसमें जल है, तो ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ठीक है। जिसमें उसका आकार कैसा है, अनिश्चित है। जैसे शेप में आप डालेंगे उसके अनुसार उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा, वो द्रव कहलाता है। तो जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो आपका ठोस है। जिसमें आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो वो द्रव कहलाता है। जैसे जल, तेल, दूध, जूस, तो इस मतलब इतने चौड़े बर्तन में डालेंगे तो इसका जो आकार है वो अलग होगा, ठीक है। इस लंबे गिलास में डालेंगे तो आकार और अधिक होगा, लेकिन द्रव जो आपका आयतन है वो तो निश्चित रहना है, ठीक है। अब देखिए, द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल रहती है। अब देखिए, जब पदार्थ में आकर्षण बल पृथककारी बल से कुछ ही सबल, ज़्यादा नहीं, कुछ ही सबल होता है तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। इस तरह द्रव पदार्थ के कणों में परस्पर आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कमजोर रहेगा और द्रव की अपेक्षा अधिक रहेगा तथा ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। परंतु ये अणु पदार्थ के अंदर ही इधर उधर गति करते रहते हैं, फिर भी इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होती है। अतः द्रव पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं बदल पाते। इसी कारण पदार्थ के आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो गैसों से तो अधिक रहेगी लेकिन ठोसों से कम होगी। अब द्रव में जो मिश्रण का गुण है वो ठोस से ज़्यादा गैस से कम, और संपीड़ता ठोस से ज़्यादा गैस से कम होगी। तो ये हुई द्रव अवस्था। अब देखिए गैस अवस्था। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे वायु कह दिया तो ना तो इसका कोई आकार है ना ही इसका आयतन, दोनों ही अनिश्चित हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो कोई आकार है ना ही कोई आयतन। अब देखिए, गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रख दिया जाता है वह उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है। गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढाली जा सकती है। इसी कारण गैस को भी द्रव जैसा बहने वाला द्रव कहते। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसे द्रव जैसे बहने वाला द्रव कहते हैं, तो वो गैस होती है। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से कमजोर होता, मतलब इसमें खींचने का बल अधिक रहेगा और आकर्षित करने का बल कम रहेगा, तो वो होती है गैस अवस्था। इस तरह गैसीय पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस द्रव पदार्थ दोनों की अपेक्षा कमजोर होता है। काफ़ी कमजोर आकर्षण बल के कारण गैस पदार्थ के अणु ठोस और द्रव पदार्थ के अणुओं की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तथा सभी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी कारण गैसीय पदार्थ का ना तो कोई आकार निश्चित है ना ही कोई आयतन। इनमें सबसे अधिक विषण होता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जो सबसे अधिक एनर्जी होती है वो किस में होती है, गैस में होती। सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है, गैस में। जैसे ही हम गुब्बारे, जैसे मान के चलिए गुब्बारा है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, या एक सिलेंडर ले लें जिसके अंदर गैस भरी हुई है, और जैसे ही इनमें गैस इसकी हम निकालते हैं तो गुब्बारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उससे गैस निकल कर दूर की ओर फेंक जाता है या सिलेंडर सीधा ब्लास्ट हो जाता है। किस कारण से, क्योंकि इनमें जो है सबसे अधिक एनर्जी होती है। वैसे ही यदि ठोस की बात करते तो ठोसों में सबसे कम एनर्जी। यदि सबसे आलसी बात करें तो वो ठोस होते हैं, ठीक है। ठोस सबसे आलसी होते हैं और सबसे जो मतलब गतिशील होते हैं वो होते हैं गैस। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है नोट पॉइंट। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं। यहाँ पर एक बात बता दें कि जो आपके ठोस, द्रव और गैस अवस्था हमने पढ़ी तो ये टेक्निकली 3 स्टेज मानी जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है क्यों मानी जाती हैं इनको 3 स्टेज, क्योंकि इनके तापमान और जो दाब या प्रेशर है ना बढ़ाया जाए, जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए, तो ये 3 स्टेज होती हैं।
क्या बात कही हमने कि यहाँ पर यदि जितना तापमान है या जितना भी प्रेशर है, दाब है, यदि उसको ना बढ़ाया जाए, जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, तो उस आधार पर जो पदार्थ है वो 3 प्रकार का है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जैसे ही तापमान या फिर जो दाब है उसमें हम वृद्धि कर देते हैं या गिरावट ला देते हैं, मतलब सामान्य तो जितना है उतने पर कितने प्रकार का है पदार्थ, 3 प्रकार का, लेकिन जैसे ही तापमान को बढ़ाया या फिर जैसे ही हम उसको कम करते हैं तो फिर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होने लगती हैं। तो प्लाज्मा और इसी तरीके से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अध्ययन करते तो ये 3 बेसिकली स्टेज होती हैं। अब हम यहाँ पर चौथी और 5वीं स्टेज भी देखेंगे। पहले ये नोट पॉइंट देखते हैं। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, यह केवल ठोस अवस्था में ही रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रहता है, तो वो है जल। ठोस रूप में भी रहेगा जल, द्रव रूप में भी रहेगा और गैस रूप में भी रहेगा। तो ठोस रूप में आपका बर्फ के रूप में रहेगा, द्रव में जो बेसिकली रहता है, और गैस यानी जल वाष्प। तो जो जम जाता है बर्फ वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाता है, जिसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं जल का जमना। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, उबलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक बिंदु यानी जल का उबलना। और बेसिक रूप से जो जल रहता है सामान्य रूप में वो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो एकमात्र जल ही है जो भौतिक तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अब देखिए, कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं बिना द्रव में परिणत हुए, वो क्या कहलाते हैं, तो वो ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ठोस किस रूप आपका जो कपूर है, जैसे एग्जाम्पल बताएं, कपूर आपने देखा होगा जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, तो कपूर कैसे रूप में होता है, ठोस में, और जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो इसको द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन ये बिना द्रव में बदले ठोस से सीधे क्या बन जाता, गैस बन जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और जो पदार्थ इसमें होते वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, घनत्व के बारे में, अंतराणविक आकर्षण बल, प्रसार, विसरण, गतिज ऊर्जा, अंतराणविक स्थान। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको थोड़ा सा एक बार समझकर पढ़ लेना। घनत्व सबसे अधिक किसका है, ठोसों का, ठोसों से कम द्रव का, और सबसे जो कम घनत्व है वो किसका है, गैस का है। फिर अंतराणविक आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल, मतलब जो सबसे नज़दीक में कण होते हैं वो ठोस के, फिर द्रव और फिर गैस। फिर प्रसार सबसे अधिक गैसों में होता है, फिर द्रव में होता, फिर ठोस में। विसरण सबसे ज़्यादा गैसों में बहने का गुण, और फिर द्रव में, फिर ठोस में। फिर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस की होती है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर द्रव की होती, फिर ठोस की। फिर अंतराणविक स्थान सबसे अधिक गैसों का, फिर द्रव का और फिर ठोस का। तो ये तो हो गई हमारे पदार्थ की टेक्निकली 3 स्टेज। फिर चौथी स्टेज, 3 स्टेज कैसे बताएं आपको, जब उनका तापमान और दाब जैसा है वैसे ही रहने दिया जाता तो 3 स्टेज हैं, लेकिन जैसे ही इनके तापमान को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए या बहुत अधिक कम कर दिया जाए तो फिर पदार्थ चौथी अवस्था में आ जाता है। ये प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है, वो रक्त वाला प्लाज्मा नहीं है, अलग से एक स्टेज है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था, इसमें उच्च ताप, क्या है, उच्च ताप, यहाँ बात की गई कि ताप को क्या बढ़ाया, मतलब उच्च किया गया, मतलब बढ़ाया गया है। उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, और ये कण आयनीकृत के रूप में हो जाते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन का बल्ब जो है, इसमें प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है, और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये जो गैसें हैं वो आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती हैं, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक बात और, सूर्य और तारे चमकते हैं, वो किस कारण से चमकते हैं, तो इसलिए चमकते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, और यह नॉर्मल कंडीशन तो नहीं। यदि नॉर्मल कंडीशन होती तो फिर पदार्थ तो 3 ही रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जैसे ही ये चमकने लगे, इसका चमकने का कारण क्या है, क्योंकि इनका जो तापमान है उसके कारण तारे जो हैं वो चमकने लगते हैं, और यही अब आपकी चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य और तारों का चमकना किस अवस्था पर निर्भर है, तो ये प्लाज्मा अवस्था है। फिर अगली है 5वीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल है आपका
नियॉन बल्ब, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और 1920 में जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, ये जो अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें सबसे कम घनत्व होता, मतलब यदि किसी मान के चलिए कोई गैस है और गैस को हम ठंडा करें उसकी लो डेंसिटी पर ले जाकर, ठीक है, सबसे कम घनत्व किसका होता, अभी हमने पढ़ा गैसों का होता है। और इससे भी कम घनत्व, ठीक है, इससे भी कम घनत्व से लगभग मतलब 100,000 की बात करें, यहाँ तक यदि आप किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो अवस्था फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। घनत्व और तापमान इसमें दोनों कम होते, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कई लोग यहाँ बता देते हैं कि जो घनत्व होता है वो कम होता है लेकिन जो तापमान है वो अधिक नहीं, ऐसा नहीं है। जो पांचवी अवस्था है इसमें तापमान और घनत्व दोनों ही कम होते हैं, ठीक है, जिसे BEC कहा जाता, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 2001 में अमेरिका, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल भी आपको बता चुके। पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और यदि कोई कमी रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और थोड़ी सी स्पीड यहाँ ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी आपने देखा होगा 20 यूनिट दी गई हैं और कितने सारे टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं। तो हर एक टॉपिक को हमें पढ़ना है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आप क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।